नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के मुसलमानों की, जिनका दोहरा चरित्र दिखाई देता है। मैं केवल भारत के मुसलमानों की बात ना करूं तो भी अच्छा है। विश्व के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं और जिनको रोहिंग्या मुसलमानों के भारत से निकाले जाने के भय से बड़ा संकट था, बड़ा दर्द था उनको, ह्यूमन राइट के बड़े बड़े वायलेशन हो रहे थे। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को निकालने के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है, और हिंदुस्तान में जब हम एनआरसी करने की बात करते हैं, जब सीएए हम लेकर आए, तो हिंदुस्तान में हमने सब ने देखा कि सीएए के प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात के लिए हुए कि जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में एंट्री मार गए हैं, उन मुसलमानों को, वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, वो हमारी कौम के लोग हैं, उनको आप कैसे बाहर कर सकते हो। संसार के हर एक कंट्री में एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में उनके नागरिकों की सूची होती है। भारत में ऐसा रजिस्टर न बने और लगातार भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ती रहे, क्योंकि भारत, ऐसा कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि अगर खुशबुएं कहीं से आएंगी तो वो हिंदुस्तान की भूमि से आएंगी। ऐसा कहते हैं वो लोग कि हिंदुस्तान में गजबाए हिंद करना है, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है। जब तक हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम नहीं बनाया जाएगा या बनाया जाता, तब तक इस संसार पर इस्लामिक शासन नहीं लाया जा सकता। इसलिए इस्लामिक चरमपंथ के दो बड़े दुश्मन, इजराइल और भारत, यानी कि हिंदू। अब भारत सरकार ने 2019 में पॉलिसी बनाई, हालांकि वो 2018 का बिल था, और 2018 का जो बिल था उसमें राजनाथ सिंह जी लेकर आए थे। उस बिल को जबरदस्ती कांग्रेस ने उस समय बहुत सारी बातें करी, और कांग्रेस की इन बातों का नतीजा ये निकला कि राजनाथ सिंह उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने स्थायी समिति को भेज दिया। स्थायी समिति से क्लियर होकर आया तो वो बिल रखा गया। बिल रखने के बाद भारत में बड़े भारी प्रोटेस्ट हुए, और उसकी पुनरावृत्ति आज किसान आंदोलन के रूप में हमको दिख रही है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस थी। मैंने उस समय भी कहा था कि भारत में एक प्रैक्टिस चल रही है, और वो प्रैक्टिस, वो प्रयोग है, वो प्रयोग बार बार दोहराया जाएगा। लेकिन शुक्र की बात यह है कि किसान आंदोलन में जब वो प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, और रिलीजियस एंगल ना होने की वजह से वो आंदोलन फ्लॉप हो गया। कुछ मुट्ठी भर किसान, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, वो आज दिल्ली के चारों ओर रास्तों पर बैठे हुए हैं। लेकिन कल जैसा उन्होंने आंदोलन बंद रखा था, उस बंद के आह्वान के बाद पूरे देश में लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई, आई एम विद मोदी, आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी। और मैं किसान हूं और किसान आंदोलन का विरोध करता हूं, किसान बंद का विरोध करता हूं। ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन पूरे दिन कल चलते रहे। इसलिए उनको ये करना पड़ा कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3 बजे के केवल चक्का जाम, रास्ते में नहीं कर रहे, बहुत सारे उन्होंने फ्लॉप काम किए, लेकिन फाइनली कोई परिणाम नहीं निकला। तो भारत में क्यों नहीं एनआरसी, भारत में क्यों नहीं रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, भारत की आबादी पर क्यों नहीं कंट्रोल होना चाहिए, भारत में सबका लेखा जोखा सरकार के पास क्यों नहीं होना चाहिए। भारत एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है, और प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से ये लोग ऐसा कुछ बोल पाते हैं। मैं अमेरिका के एक प्रेसिडेंट की आपको बात करूं, वुडरो विल्सन ने उस समय, अपने समय पर 1887 की बात मैं बता रहा हूं, वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी। वो बुक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हुआ करता था, यानी कि कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में फर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क। वो ये कहता था कि मोर डेमोक्रेसी मोर प्रॉब्लम्स, मोर डेमोक्रेसी लेस प्रोग्रेस। ये 1887 में वुडरो विल्सन ने कहा था। क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री होने के नाते भारत में हम एक तरफा कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए सीएए के प्रोटेस्ट हमको झेलने पड़े, बाद में लाठीचार्ज करनी पड़ी जब उसकी इंतहा हो गई, और पता नहीं क्या क्या। जिन रोहिंग्यास के लिए भारत में ये सब कुछ हुआ, उन रोहिंग्याओं का दर्द समझने वाला आज भारत में कोई नहीं है। और विश्व भर जो ये कह रहा था कि इंडिया डिवाइडेड, भारत में हिंदू और मुसलमान के आधार पर हिंदुस्तान डिवाइड हो चुका है। टाइम्स मैगजीन जैसी मैगजीनें जिस पर लिख रही थी, अरब कंट्रीज जिस पर कुछ पीछे बैकडोर में कह रहे थे, पाकिस्तान जिस पर खुले शब्दों में कह रहा था, सोशल मीडिया पर कैंपेनें चलाई जा रही थी,
उन सबको आज रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश में हैं उनका दर्द नहीं दिख रहा है। लेकिन बांग्लादेश जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है। क्या कर रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश में लगभग 10 लाख से ऊपर रोहिंग्या हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? कुछ रोहिंग्या आए, फिर उनकी संतानें हुई, पीढ़ियां पैदा हुई, तो 10 लाख के ऊपर हो चुके हैं। बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि हम अपनी मेनलैंड पर रोहिंग्यास को नहीं रहने देंगे। मेनलैंड पर नहीं रहने देंगे तो कहां जाएंगे? या तो सखालिन प्रांत में जाएंगे। सखालिन प्रांत से मतलब कि वो या तो वापस जाएंगे म्यांमार, और या फिर उनको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। कहां शिफ्ट करेंगे? तो एक टापू उगा है बांग्लादेश के समुद्र में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक टापू उगा है। कैसे उगा है वो? आज से 20 वर्ष पहले हम सब जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स का रिएक्शंस होते हैं, कुछ टापू डूब जाते हैं, कुछ टापू बाहर निकल कर आते हैं, जमीन के अंदर प्लेट्स ऐसे टकराती हैं तो स्थल ऊंचे हो जाते हैं। इसी फिलॉसफी पर हिमालय बना। तो एक टापू वहां पर, या कई एक टापू वहां पर उभर कर आए बाहर। सुनामी में हमको याद है कि हमारा इंदिरा पॉइंट डूब गया निकोबार में, हमारे कुछ टापू डूब गए, लेकिन बांग्लादेश में कुछ टापू निकल आए। उससे पहले उन टापुओं को उन्होंने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इन सब रोहिंग्यास को उन टापुओं पर डिपोर्ट कर देंगे, हम उन टापुओं पर इनको रखेंगे। उन्होंने कुछ अस्थायी कॉलोनियां वहां बनाई, और अस्थायी कॉलोनियां बनाने के मतलब रहने की व्यवस्था की, और कहा भाई हम इनको वहां छोड़ रहे हैं। रोहिंग्या लगातार चिल्ला रहे हैं क्या होगा। अच्छा, बांग्लादेश का कहना यह है कि विश्व के जिस कंट्री को भी दर्द हो रहा है रोहिंग्यास को लेकर, वो कंट्री क्या कर सकता है? वो कंट्री वहां जाकर दे। बांग्लादेश में क्यों देगा? वो वहां जाकर दे। जिस कंट्री में जिस कंट्री को दर्द होता है और उनको लगता है कि ह्यूमन राइट के वायलेशन है, रिफ्यूजी एंगल उनको दिखता है, संसार के ह्यूमन राइट वायलेशन दिखते हैं, उनका बांग्लादेशियों का कहना है, बांग्लादेश सरकार का कहना है कि इन मुसलमानों को आपको दर्द है तो हमने एक नो मैन लैंड टाइप का एक टापू में उनको बसा रहे हैं, आप जाइए उनको खूब खिलाइए पिलाइए, जैसे चाहें वैसे रखें। ये टापू बांग्लादेश की मेनलैंड से लगभग 40 से 50 किलोमीटर अंदर, कुछ लोगों का कहना है कि 20 से 50 किलोमीटर है, मतलब अलग अलग रास्तों से अलग अलग रहेगा, जो मिनिमम रास्ता है वो 20 किलोमीटर एक बनता है। मेनलैंड से 20 किलोमीटर अंदर एक टापू है। हम सब जानते हैं हमारे यहां बहुत सारे टापू हैं। आप हमारे यहां 2 बड़ी श्रृंखलाएं टापुओं की हैं, अंडमान निकोबार की श्रृंखला है, लक्षद्वीप की श्रृंखला है, और इन दोनों को मिलाकर 200 के लगभग टापू हमारे यहां बनते हैं। और इनमें से 100 बड़े टापू हैं जहां पर हम निवास भी करते हैं, कुछ हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, कुछ काम करते हैं, तो उन टापुओं पर हमारे यहां इनहेबिटेंट होता है। लेकिन समस्या यह है कि उन टापुओं पर बांग्लादेश में आए रोहिंग्यास को लूटने के लिए कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कैसे चलेगा काम, और विश्व के सारे कंट्री कैसे उनको मदद करेंगे? अब मैं आह्वान करता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि उनको दर्द एनआरसी का है। भारत के मुसलमानों को भी एक टापू पर भारत में आए रोहिंग्या या जो इन्फिल्ट्रेशन करके आए या जो रिफ्यूजीज आए, उनको एक टापू पर इन्फिल्ट्रेशन करके आए उनको डिप्यूट कर दीजिए, और जो रिफ्यूजी बनकर आए उनको टापू दे दीजिए, इन्फिल्ट्रेट करके आए उनको उनके कंट्री उठाकर फेंक दीजिए। बांग्लादेश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान को इतना दर्द होता है, पाकिस्तान ने एक भी रोहिंग्या को लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में इल्लीगली घुसाए उनको लेने से उन्होंने मना कर दिया। बांग्लादेश ने हालांकि हामी भरी है कि अगर बांग्लादेशी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में है, ऐसा एक अनुमान है कि 5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है और लगभग 50 लाख रोहिंग्या भारत में है। इनको जो इलीगल तरीके से आए रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजी नहीं है, जो इन्फिल्ट्रेट करके आए, जिनको बॉर्डर पर घुसते समय ही गोली मारी जा सकती थी, ऐसे लोगों को उठाकर उनके कंट्री में भेज दीजिए। और जो रिफ्यूजीज हैं उनको मेनलैंड से उठाकर हमारे पास एक बड़ी टापुओं की श्रृंखला है, उस टापू पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके उनके लिए घर बना दीजिए, और घर बनाकर उनसे कहिए कि भैया यहां रहिए, और जिसको संसार में दर्द होता हो उनके रहने पर वो जाकर उनका भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन भारत की मेनलैंड से ये कचरा साफ होना चाहिए। बांग्लादेश ये कचरा साफ कर रहा है, हिंदुस्तान का पूरा मुस्लिम कम्युनिटी शांत है, पाकिस्तान एकदम शांत है, बांग्लादेश के मुसलमानों को बड़ा दर्द हो रहा था, वो पूरे के पूरे शांत हैं,
और खाड़ी की कुछ कंट्री उनको दर्द हो रहा था, वो सब शांत हैं। इसके अतिरिक्त यूएस के कुछ ह्यूमन राइट कमीशंस बात कर रहे थे, वो सब शांत हैं। यूरोपियन ह्यूमन राइट कमीशन, हालांकि आजकल यूरोप और अमेरिका के ह्यूमन राइट के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो सब शांत इसलिए पड़े हैं क्योंकि अब ये जो इस्लामिक चरमपंथ है उसने हमला कर दिया है यूरोप के ऊपर, उसने हमला कर दिया है अमेरिका के ऊपर, इसलिए अब उनको नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन वो राजनीति करते हुए हमारे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं कि आप ह्यूमन राइट के वायलेशन कर रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। तो उसका एक अच्छा तरीका जो बांग्लादेश ने निकाला है, मुझे लगता है हमारे देश को भी निकाल लेना चाहिए। मेनलैंड पर एनआरसी करवाकर ये कहा जाए कि हम इनको कहीं बाहर नहीं निकालेंगे, हम इनको जो इलीगली आए उनको वापस भेजेंगे और जो रिफ्यूजीज हैं उनको एक टापू पर शिफ्ट करवाएंगे। जिसको दर्द हो रहा हो खूब खिलाए पिलाए, लेकिन हम मेनलैंड की तरफ नहीं आने देंगे। बांग्लादेश के ऐसे रोहिंग्यास जो टापुओं पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको टापुओं पर डिपोर्ट करने की बात चल रही है, वो अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ रुख कर रहे हैं और रास्ते में इंडोनेशिया मलेशिया नाव से जाते हुए बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनने में मिली कि नाव पूरी की पूरी डूब गई। भारत में इन्फिल्ट्रेट पिछले 6 वर्ष से वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से सजा दिए गए हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर का डिस्प्यूट था वो नरेंद्र मोदी सरकार ने डिस्प्यूट सॉल्व करते हुए वहां बारबेट बैर लगवा दिए हैं। इसलिए अब मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होगा भारत में एंट्री मारना। इसलिए अब रोहिंग्यास का क्या होगा ये तो मुस्लिम जगत संसार का बताएगा। हालांकि हिंदुस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान बेसिकली राम के वंशज हैं, बेसिकली ये हिंदू हैं, इसलिए रोहिंग्या से इनका बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि रोहिंग्यास भारतीय मुसलमान नहीं है, रोहिंग्यास हिंदू मुसलमान नहीं है जो अपने पूर्वज अरब में ढूंढ रहे हैं, वो हिंदू जो अपने पूर्वज कहीं और खाड़ी में ढूंढने जाते हैं, वो उनको अपने पूर्वज नहीं मिल रहे, इसलिए वो परेशान हो सकते हैं क्योंकि उनके पूर्वज तो राम और कृष्ण हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को गलत जगह ढूंढेंगे तो फिर उनका भटकना स्वाभाविक है। तो वो भटके हुए इंसान हिंदुस्तान में हैं जो अपने पूर्वजों को नहीं खोज पा रहे हैं कि उनकी विरासत कहां से आई, इसलिए उनको डर लग रहा है। उनको डर यह लग रहा है कि एनआरसी हो गई तो ऐसा ना हो कि हम अपने पूर्वज चूंकि ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई समस्या खड़ी हो जाए। उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि बहुत सारे उलेमाओं ने और बहुत सारे ठेकेदारों ने, जो मुस्लिम जगत के ठेकेदार हैं, उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी है, उन्होंने ये सरकार के सामने सिद्ध कर दिया है, ये उनको ये भरगला दिया गया है कि भैया तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, तुम्हारा हिंदुस्तान से बहुत नाता नहीं है, जमीन तुम्हारी है, इस जमीन पर आपको रहना है, बाकी तो सब हमारे पूर्वज कहीं और हैं। अब वो पूर्वज वहां ढूंढेंगे और वहां वाले अपने पूर्वजों को क्यों आपको दे देंगे, इसलिए समस्याएं खड़ी होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जो सल्यूशन बांग्लादेश ने निकाला है उस सलूशन पर भारत सरकार को भी विचार करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।